बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में एक ऐसी दरखास्त सामने आई जिसे देखकर कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे हुए सहाफ़ी और वकला ही हैरान और परेशान नहीं थे, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हमरा बैठे हुए जज साहिबान, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी हैरान और परेशान थे। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दोनों जज साहिबान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। नाज़रीन, एक ऐसी दरखास्त थी जिसमें एक शख्स ने साबिक DGI फैज़ हमीद पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते हुए बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए थे। नाज़रीन, उस दरखास्त पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुनने के बजाय उस दरखास्त को निपटाते हुए उससे दरखास्त गुजार को मुतल्लिका 3 फोरम्स का उन्होंने बताया कि आप उन फोरम्स पे रुजू करें। तो ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुमकिन है कि साबिक DGI फैज़ हमीद को कोई कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर फराहम किया है। लेकिन जिन 3 फोरम्स का कहा है दरखास्त गुजार को वहाँ जाने के लिए, और यकीनन अगर वो वहाँ जाते हैं तो उसके बाद साबिक DGI फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, दरखास्त गुजार जो हैं वो टॉप सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके CEO हैं मुइस अहमद। उन्होंने साबिक DGI फैज़ हमीद पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात पर मुबनी एक दरखास्त जो है 8 सफ़ात पर मुश्तमिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। उस पर आज चीफ जस्टिस ने अहकामात भी जारी किए हैं। सबसे पहले आप लोगों को मुइस अहमद जो टॉप सिटी के CEO है, उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं, उस दरखास्त में कौन से उन्होंने खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए संगीन किस्म के जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। जो दरखास्त में उन्होंने लिखा है वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा है और किन फोरम्स में जाने के लिए कहा है उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, इस दरखास्त में टॉप सिटी के जो CEO हैं मुइस अहमद ये लिखते हैं कि मैंने ज़मीन लेकर LITs को मुंतकिल करने के लिए तरक्याती काम का आगाज़ किया, और मसला उस वक्त शुरू हुआ जब पे अचानक बगैर किसी वजह के पाकिस्तान रेंजर पंजाब के साथ मिलकर ISI ने गैर कानूनी तौर पर G11 में 12 मई 2017 को मेरे ऑफिस में छापा मारा। यह छापा फैज़ हमीद के हुक्म पर मारा गया था। जब इन्हें कोई भी गैर कानूनी चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिली तो उन्होंने मेरे घर की तमाम एशिया बशमूल सोना कैश इकट्ठी की। वो आगे लिखते हैं दरखास्त में कि मेरे घर में छापे के दौरान ज़मीनों की असली रजिस्ट्रियाँ भी उठा कर ले गए। उनका कहना है कि चौंका देने वाला तनाजुर ये भी है कि यह छापा मेरे साबिक मुलाजिमीन के ज़रिए मारा गया था। वो मुलाजिमीन जो माली बेज़ाब्तियों की वजह से उनको सोसाइटी से निकाला गया था। इन मुलाजिमीन ने एतराफ़ किया है कि तमाम कार्रवाई फैज़ हमीद के कहने पर की गई है। उसमें सिर्फ फैज़ हमीद नहीं बल्कि कुछ और ऑफिसर्स भी हैं जिनके नाम लेकर उनको भी उन्होंने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी जानिब से भी ये ज़्यादतियाँ की जा चुकी हैं। उसमें वो आगे लिखते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम फ़खर, साबिक OC मुर्तज़ा हारून, डिप्टी डायरेक्टर डेप्थ गोल्डा इंटरनल विंग ISI ने मेरे 8 से 9 साला लड़के के मुंह के ऊपर बूट वाला पाँव रखा। उसको नीचे लिटाकर उसके चेहरे के ऊपर जो है उसने बूट वाला अपना पाँव रखा, जिसकी CCTV जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें तमाम चीज़ें जो हैं उनका कहना है कि तस्दीक की जा सकती है। इस ऑफिसर ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। ये सब मेरे एहल खाना के सामने हुआ। इस गैर कानूनी छापे के जरिए मेरे और मेरे 6 दीगर साथियों को 12 मई 2017 को गिरफ्तार किया गया और 5 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। रावलपिंडी में हमें जहां रखा गया था वहां रोज तशद्दुद होता रहा। इस हिरासत और तशद्दुद का मकसद मेरे टॉप सिटी के शेयर्स को मुंतकिल करना था। जब उनका कहना है कि अहदाफ हासिल नहीं हुए तो मुझे और मेरी टीम को महकमे इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले करके मुकदमा दर्ज किया गया। एक खातून जाहिदा जावेद असलम को बरतानिया से बुलाकर स्टेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया। इस खातून ने मेरी सोसाइटी के शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए दावे दायर किया जो सिविल कोर्ट से मुस्तरद हो चुके हैं। एक रात उनका कहना है कि मेरे ससुर मुझसे मिलने के लिए आए। इन्हें मेरे घर से फैज़ हमीद की टीम ने अगवा कर लिया और कहता है कि मेरे ससुर को 45 रोज तक हिरासत में रखा गया और कहता है कि मेरे ससुर को जब छोड़ा गया तो वो कैंसर के मरीज बन चुके थे, कैंसर तशखीस हो चुकी थी और वो उसी में वफात पा गए।
आगे वो लिखते हैं कि जब हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो उस दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मेरे रिश्तेदारों और घरों में भी छापे मार रहे थे। जो रिश्तेदारों के घर थे उसमें भी वो उनका कहना है कि छापे मारे जा रहे थे। कहता है आगे कि 2017 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुझे सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहरी का एजाज दिया, जिसके बाद फैज हमीद ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स जो है पे कर रहा था, उसके बावजूद फैज हमीद ने मेरे साथ ये सब कुछ कर चुके हैं। आगे वो लिखते हैं कि अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के मुकदमात को मनगढ़ंत करार दिया है और उनका कहना है कि 30 मार्च 2018 को मैं और मेरी टीम तमाम इल्जामात से बरी हो गए। अदालत ने यह भी करार दिया कि पंजाब रेंजर की पूरी कार्रवाई गैर कानूनी थी। अदालत ने असली मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की, जिसकी वजह से मुझे और मेरे अहल खाना को अजियत से गुजरना पड़ा। मजीद ब्लैकमेल करने के लिए मकामी लोगों ने महकमे माल के साथ मिलकर रिकॉर्ड के साथ गड़बड़ की। आगे वो लिखते हैं कि ये मामला भी अदालत गया और अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया। फैज हमीद और उसकी टीम ने मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मजीद झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन मैं बेगुनाह साबित हुआ। उसके बाद वो लिखते हैं कि मेरी एहलिया ज़हनी अजियतों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई। जब तमाम मकासद हासिल नहीं हुए तो फैज हमीद ने वसीम ताबिश के जरिए मुझसे रब्ता किया और वसीम ताबिश ने फैज हमीद के भाई सरदार नजब से मुलाकात करवाई, जो चकवाल में मकामी टी शॉप में हुई। मुलाकात के दौरान सरदार नजब ने जो कुछ हुआ उस पर मुझसे माजरत की और कहा कि मेरे भाई फैज हमीद इसमें मुलविस नहीं और वो एक अच्छा इंसान है। आगे वो लिखते हैं कि जब मैं बरी हुआ तो DGI फैज हमीद ने मेरे कज़न हामिद अली बशीर अहमद, जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर था, उससे राबिता किया। फैज हमीद ने मेरे कज़न को अपारा बुलाया। मेरे कज़न ने घर से उठाई गई एशिया वापस करने का मुतालिबा किया। फैज हमीद ने, आगे वो लिखते हैं, खौफनाक इंकशाफ एक ये भी है कि फैज हमीद ने 400 तोला सोना और बारी नकदी वापस करने से साफ इनकार कर लिया। 400 तोला सोना। आगे वो लिखते हैं कुछ चीज़ें इस शर्त पर वापस की गई कि टॉप सिटी को ISI प्रोजेक्ट के साथ सरमाया करेगी। मुझ पर उस वक्त का भी दबाव डाला गया कि आप कहता है कि मुझ पर इस बात का भी दबाव डाला गया कि आप टीवी पर कुछ महीनों के लिए स्पॉन्सर करो। ब्रिगेडियर गफ्फार, डिप्टी डायरेक्टर ISI प्रोजेक्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम की मौजूदगी में गाड़ियां और ऑफिस का रिकॉर्ड जो है वापस किया गया है। ये तमाम कहता है कि लोग टॉप सिटी के कंट्रोल में गैर कानूनी तौर पर अपने हाथ में जो कंट्रोल है वो गैर कानूनी तौर पर अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। इस पूरी मशक से न सिर्फ मेरे और मेरे अहल खाना जो है वो अजियत में मुब्तला हो चुके हैं, बल्कि इससे मेरा 100 अरब रुपए का भी नुकसान हो चुका है। इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी की जाए और मेरे पास तमाम सबूत और रिकॉर्ड जो हैं वो मौजूद हैं। ये तमाम तफसीलात जो हैं वो सामने आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा ने इस दरख्वास्त को निपटाते हुए उन्होंने कहा कि जो मुतल्लिका फोरम्स हैं उनसे आप रुजू करें ताकि वहाँ से इसके हवाले से मज़ीद तफ्तीश किया जाए। इस पर एक तो डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके हवाले से कहा गया है कि आप उससे रुजू करें और क्रिमिनल जो कोर्ट है वहाँ से रुजू करने के लिए और जो सिविल कोर्ट है वहाँ से रुजू करने के लिए इनको कहा गया है। और चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा ने कहा कि 184(3) के तहत जो है हम इसको नहीं सुन सकते हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा ने ये जो 3 फोरम्स का उन्होंने बताया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री और क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट को जो कहा है उसमें डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि जो दरख्वास्त गुजार हैं टॉप सिटी के CEO वो जाहिर है इन महकमों से जाकर जब राबिता करेंगे, इन इदारों से जब राबिता करेंगे मुतल्लिका फोरम्स में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो बाकायदा साल लेकर चले जाएंगे, तो उस पर उनके लिए इनकार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर इसमें एक प्रॉपर तरीके से तहकीकात हो जाती है और तमाम शवाहिद सामने आ जाते हैं तो फिर फैज हमीद को बहुत कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसमें उनके लिए कोर्ट मार्शल के भी हालात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त टॉप सिटी के जो CEO हैं उनको बाकायदा मुतहरिक किया गया है और उनको ये बताया गया है कि आप ये तमाम चीज़ें कर लें, और ये बताया जा रहा है कि इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी टीम है जिसके ईमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर टॉप सिटी का जो CEO है वो हक में है या नहीं। तमाम सबूत जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं। अगर ये 3 फोरम्स उनकी बात की सुनवाई नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद यकीनन एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट
का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उस वक़्त तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।